हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवो एकेडमी। हमने पिछली क्लास में आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक ओवरव्यू लिया था, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था डिटेल में। और आज हम आईसीटी इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं आईसीटी को प्रमोट करने के लिए, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पिन कोड इंडिया में 1972 में शुरू हुआ, मोबाइल मनी ट्रांसफ़र 2012 में शुरू हुआ और स्कूल्स में आईसीटी या फिर डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 2004 में स्कूल्स में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ और इसे 2010 में रिवाइज किया था। लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी आईसीटी इन स्कूल्स ये 2012 में आई थी। ठीक है। उसके बाद ई पोस्ट जो कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने शुरू किया था, ये पायलट बेसिस पे 2001 में शुरू हुआ, पायलट बेसिस पर था। और 2004 में 30 जनवरी 2004 को इसे पूरी तरह से ई पोस्ट सर्विसेज इंडिया में शुरू कर दी गई थी। डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम इन इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले कोलकाता में जो ओरिएंट टेलीफोन कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी, उसने 1882 में कोलकाता से टेलीफोन सर्विसेज शुरू की। ठीक है, बहुत काफ़ी समय हो गया इसको शुरू हुए, 1882 में शुरू हुआ। लेकिन इंडिया में जो मोबाइल सर्विसेज थी वो 1995 में लॉन्च हुई थी और ये भी कलकत्ता से ही शुरू हुई थी। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि फरवरी 1997 में बना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके करंट चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। अब देखिए, ट्राई जो है इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि टेलीकम्युनिकेशंस को रेगुलेट करना और बेसिकली उनको ओवरव्यू करना। ठीक है, यही इसका प्राइमरी फंक्शन है। और ये जो ट्राई है, ये एक्ट थी, ट्राई एक्ट 1997, उसके तहत इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये 1986 में बना मुंबई में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये भी 1986 में बना और इसका प्राइमरी फंक्शन था दिल्ली और मुंबई में अपनी सर्विसेज देना। ठीक है। और ऑब्वियसली महानगरों के लिए ये बनाई गई थी और ये पहली टेलीकॉम कंपनी है जिसने नेपाल और मॉरिशस में भी सर्विसेज दी हैं। फिर बीएसएनएल आती है 15 सितंबर 2000 को, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और आज के समय में गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज़ में बीएसएनएल एक बहुत बड़ा नाम है। ओके, पूरे भारत में जहाँ पर कोई और नेटवर्क शायद नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर बीएसएनएल को ऑपरेट किया जाता है। और दो नेटवर्क बीएसएनएल के भी नहीं पहुँचते, बट स्टिल ऑपरेट बीएसएनएल को किया जाता है। अब बीएसएनएल जो है वो पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रही थी एक्सेप्ट दिल्ली एंड मुंबई, जहाँ पर कौन सी कंपनी चल रही थी, एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ओके। उसके बाद भारत टेलीफोन इंडस्ट्रीज या फिर इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1948 में बनी। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स 1978 में, और ये एक मिनी रत्न स्टेटस की एंटरप्राइज है इंडिया में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, 1976 में बनी थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि आईसीटी बेस्ड सॉल्यूशंस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देना, और मोस्ट ऑफ दी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वो एनआईसी की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव एफर्ट्स में सबसे पहले आती है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो कि 1885 में आई थी, और इसमें टेलीफोन जो मैसेजेस थे उन्हें मॉनिटर और इंटरसेप्ट करने के लिए इसमें सेक्शंस बनाए गए थे। फिर आती है 2000 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, जिसे ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सिग्नेचर को एक लीगल रिकॉग्निशन मिला इस एक्ट के तहत। ठीक है। और बाय अमेंडिंग बैंकर्स अकाउंट एविडेंस एक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंसेस थे उसको भी इसमें लीगल रिकॉग्निशन मिला। फिर जब इसमें 2008 में अमेंडमेंट हुआ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक केस है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि राइट टू स्पीच में फॉल करता है, इसे चिलिंग इफेक्ट केस भी कहा जाता है। ओके, राइट टू स्पीच के तहत
इस जो केस था, इसमें आईटी एक्ट का सेक्शन 66A सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, जिसमें टेलीकॉम पॉलिसी 1999 आती है, जो कि एलपीजी पर बेस्ड थी। एलपीजी लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि जो गवर्नमेंट का लाइसेंस राज था उसे कम करने के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए एलपीजी पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत टेलीकॉम पॉलिसी 1999 आई और इंडिया में वीएसएनएल की जो पॉलिसी, जो मोनोपॉली थी, उसे ख़त्म किया गया और टेलीकॉम में जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्हें इसमें लाया गया। उसके बाद नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 आई और इसमें स्पेक्ट्रम एलोकेशन और सर्कल लाइसेंस प्रोसेस जो थी उन्हें सेपरेट किया गया था। अब देखिए, इसमें इनके ऑब्जेक्टिव्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट इनका जो ईयर है, लॉन्चिंग ईयर, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 2014 के बाद जो करंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने उनके तहत जितनी भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आए हैं उनके कुछ डिटेल्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018, इसमें भारत नेट, नगर नेट, ग्राम नेट और जन वाईफाई जैसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि इंडिया के हर एक कोने में ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जा सके। और इसके तहत 50 Mbps की स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के तहत 2020 तक पहुंचानी थी और 2022 तक इसे 10 Gbps की स्पीड में कन्वर्ट किया जाना था, जो कि शायद अभी तक 10 Mbps भी नहीं होगी। ओके। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012 और आईसीटी पॉलिसी इन स्कूल एजुकेशन 2012, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉलिसीज़ हैं। अब इनका मेन फंक्शन यही था कि आईसीटी को एजुकेशन में इंक्लूड करना, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, इकोनॉमी और सोसाइटी में इंक्लूड करना, ताकि आईसीटी के जो भी पावर्स हैं उन्हें हम हार्नेस करके जो मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं, डिजिटल चैलेंजेस हैं हमारे सामने, उनसे डील किया जा सके। और स्कूल्स में भी आईसीटी पॉलिसी स्कूल एजुकेशन में 2012 में इंट्रोड्यूस की गई, ताकि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो कंप्यूटर रेडी जनरेशन्स स्कूल से निकलकर सामने आए, ताकि उनके लिए कंपनीज में काम करने में या कहीं पर भी काम करने में डिजिटल लिटरेसी कोई बाधा ना बने, ठीक है। नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 में आई, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन पर्पस यही था कि साइबर रिसर्च और साइबर अटैक्स से इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सिक्योर करना, और साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर रिसर्च के लिए अवेयरनेस और स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना, प्रमोट करना, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का एक सेपरेट टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो उसे हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में आया और इसके की पिलर्स थे 3: स्टेट डेटा सेंटर्स, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान और कॉमन सर्विसेज सेंटर्स। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ बीजेपी, मतलब 2014 के बाद ये डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये। और जितने भी आज जो डिजिटल प्रोग्राम्स इंडिया में लॉन्च होते हैं, पॉलिसीज लॉन्च होती हैं, वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 के तहत ही लॉन्च की जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत नेट, जिसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, उसे रीब्रांड करके 2015 में भारत नेट किया गया। डिजिटल आइडेंटिटी यानी कि आधार, यूपीआई सर्विसेज, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज डिलीवरी, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, उसमें डिजी लॉकर, अगर आपने डिजी लॉकर ऐप का नाम सुना हो, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, जो कि हर जगह वैलिड माने जाएंगे। उमंग ऐप है, ई संजीवनी ऐप है, ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज को एफिशिएंटली हर इंसान तक, हर इंडियन सिटीजन तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का मेन फोकस जो था वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल लिटरेसी पर था, ये चीज़ याद रखना। और इसकी लॉन्च डेट 1 जुलाई 2015 थी, ठीक है। फिर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, ब्लॉकचेन के बारे में हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये 2024 में आया था और इसमें विश्व से ब्लॉकचेन स्टैक फॉर एप्लीकेशंस,
NFB लाइट सैंडबॉक्स डेवलपर्स के लिए और प्रमाणिक ऐप ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल भी इसके फीचर्स हैं। अब इंडिया सेटकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन 2017 में आया, जो बेसिकली लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो टेलीकॉम सेक्टर में है उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, इन सभी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी भी है 2018 की, वो भी इससे रिलेटेड है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ऑब्वियसली ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन को पूरे इंडिया तक पहुंचाना, यही इसका काम था, रिमोट और रूरल एरियाज तक भी इसे पहुंचाना। और नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 का ये पार्ट था ब्रॉडबैंड मिशन। डायरेक्ट टू होम, ये बेसिकली एक टीवी सर्विस है। अगर आपने कभी देखा होगा या आपने शायद ऐड में देखा होगा DTH के नाम से, जिसका फुल फॉर्म ही है डायरेक्ट टू होम। इसका मतलब कि जो ब्रॉडबैंड स्टेशंस हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इनको घरों तक पहुंचाना ताकि टीवी इसमें ब्रॉडकास्ट किया जा सके। और इसमें एक सेट टॉप बॉक्स और डिश एंटेना की ज़रूरत पड़ती है। जो आपने छतरी देखी होगी इस तरह की होती है, छतों पे लगी होती हैं, वो डिश एंटेना होता है, और एक सेट टॉप बॉक्स भी होता है। अब ये एक सारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, उनकी एक लिस्ट है, इसे आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट 2015, जो कि अकोडरा गुजरात से लॉन्च हुआ था, और ये ICICI बैंक ने शुरू किया था सबसे पहले। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट 2011 में। 5G और 6G रोल आउट, 5G रोल आउट और 6G मिशन। 6G ऑब्वियसली अभी अगले शायद 10 साल नहीं आने वाला, या 5 साल एटलीस्ट। ओके, PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में लॉन्च हुई। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2018 में लॉन्च हुई। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं 2015 में, परम सीरीज़ के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो इसके तहत बनाए गए। और एट प्रेजेंट जो CDAC है, जो कि पुणे में इस्टेब्लिश है, वो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और एरावत जो सुपर कंप्यूटर है वो भी CDAC में ही इस्टेब्लिश्ड है। अब नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2018 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। और एरावत जो है वो इसका सबसे बड़ा अब तक का माइलस्टोन कह सकते हैं, क्योंकि एरावत पूरी दुनिया में 75th रैंक पर है सुपर कंप्यूटर्स के मामले में, और ये CDAC पुणे में इंस्टॉल किया गया है। इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं AI फॉर ऑल, इंडिया AI मिशन, बिल्डिंग डोमेस्टिक AI कैपेबिलिटीज़, और 4 पिलर्स हैं इसके। नेशनल सेंटर ऑन AI, नेशनल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, स्किलिंग फॉर AI एंड रिस्पॉन्सिबल AI। डिजिटल इंडिया मिशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 1 जुलाई को लॉन्च हुआ था। और इसके 3 कोर कंपोनेंट्स, अब देखिए ये जो मिशन है, ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इसे आपको याद रखना ज़रूरी है डिटेल में। ठीक है, इसके 9 पिलर्स हैं टोटल, और 3 कोर कंपोनेंट्स हैं, इनके नाम याद रखने ज़रूरी हैं। 3 कोर कंपोनेंट्स में आते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल लिटरेसी। और 9 जो पिलर्स हैं उसमें ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स शामिल हैं इसके 9 पिलर्स में। अब आते हैं मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन पर। पूरी दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन जो है वो 1973 में इन्वेंट हुआ था, जैसे मार्टिन कूपर जो कि मोटरोला कंपनी में एक इंजीनियर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन कमर्शियल बेसिस पर 1983 में मोटोरोला ने मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस किए, जिसका नाम था मोटोरोला डायनाटेक 8000X। ठीक है, और जो 73 में बना था वो भी डायनाटेक था। तो इस तरह से मोटोरोला कंपनी ने दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर 1991 में 2G नेटवर्क्स आए और SMS इंट्रोड्यूस किए गए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, जिसकी 160 वर्ड्स की एक लिमिट होती है, इसके लिए उसे शॉर्ट मैसेज सर्विस कहा जाता है। फिर 92 में पहला स्मार्टफोन IBM ने बनाया, और ये एक टच स्क्रीन था, लेकिन इसके लिए स्टाइलस की ज़रूरत पड़ती थी। स्टाइलस आपने जो छोटी पेंसिल देखी होगी जैसे स्क्रीन पर टच करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे स्टाइलस कहा जाता है। फिर 1994 में ब्लूटूथ इन्वेंट हुआ,
जिसे सोनी एरिक्सन कंपनी के एक इंजीनियर जाप हार्टसन ने इन्वेंट किया था, और इसका नाम जो है वो वाइकिंग राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। ठीक है, लेकिन जो उसका नाम है ब्लूटूथ, उसे इंटेल ने 1997 में जो प्रपोज किया था। ठीक है, फिर पहला क्वेर्टी कीबोर्ड बोर्ड। क्वेर्टी कीबोर्ड मोबाइल फ़ोन, क्वेर्टी कीबोर्ड जो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में हर जगह देखते हैं, वो क्वेर्टी फॉर्मेट का एक कीबोर्ड होता है। और भी तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो क्वेर्टी कीबोर्ड का पहला फ़ोन नोकिया कम्युनिकेटर 9000 आया था। फिर 1997 में पहला कैमरा फ़ोन आया। 2001 में 3G नेटवर्क लॉन्च हुआ। ओके, और 2007 में एप्पल का आईफोन आया, और इसी के बाद 2008 में एंड्रॉयड का पहला स्मार्टफोन आया जो कि HTC कंपनी ने बनाया था, जो कि अब बंद हो चुकी है। 2009 में 4G नेटवर्क आए, लेकिन इंडिया में आते आते इसे 2011-12 तक हो गया था। एक फुल फ्लेज्ड 4G नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में 2011-12 तक टाइम आ गया था। ठीक है, उसके बाद 2019 में 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में ये 2022 में आया था, और इंडिया में भी फॉर्मली 2022 में ही ये लॉन्च हुआ था। अब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजीज़, कुछ इनके फुल फॉर्म्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जो कि 2.5G पर चलता था, और TDMA यूज़ करता था ये, जिसका फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इनके फुल फॉर्म्स ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आता है एज एनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन 2.75G पर चलता था, और ये सभी सर्विसेज अगर आपने बटन वाले जो फ़ोन्स आते थे उन्हें यूज़ किया हो, कीपैड फ़ोन्स, तो आपने ज़रूर देखा होगा उसमें इंटरनेट GPRS या एज फॉर्मेट में चलता था। ठीक है, CDMA सुना होगा आपने ज़रूर टेक्नोलॉजी। फिर आती है UMTS जो कि पहला ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस लेकर आई थी, और 3G पर बेस्ड थी, जो 5 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल को यूज़ करता था। उसके बाद LTE आया, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो 4G टेक्नोलॉजी थी। अब ये पूरी तरह से 4G नहीं था, लेकिन इसे मार्केट ऐसा किया गया था 4G LTE के नाम से, 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसकी जो बैंडविड्थ थी वो 1.4 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक थी, और जो 5G की जो बैंडविड्थ है वो अराउंड 25-26 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती है। अब मीमो जो है, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, ये सभी LTE में इंट्रोड्यूस किए गए थे सबसे पहले, ताकि बेटर इंटरनेट स्पीड हमें मिल सके, और 5G में भी यही चलता है अभी। अब 4G LTE जो है 2011 में आया। ठीक है, और इंडिया में कोलकाता से लॉन्च हुआ ये 2012 में, और सबसे पहले भारतीय एयरटेल कंपनी ने इसे शुरू किया था। VoLTE यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब पुराने जनरेशन के नेटवर्क्स में अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं और साथ में ही कॉल पर बात कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनेट स्पीड या तो आएगी नहीं या फिर ना के बराबर आएगी। ठीक है, लेकिन 4G टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, और इसीलिए इसे वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहा जाता है। 4G टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। IMEI जो हमारे मोबाइल के एक यूनिक नंबर होते हैं, 15 डिजिट का नंबर होता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। शॉर्ट मैसेज सर्विस 1984 में शुरू हुआ, ऑलरेडी देख चुके हम। 160 कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है ये, और ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है। आज के समय में शायद 200 वर्ड्स की लिमिट भी इसमें आ सकती है। 5G न्यू रेडियो जो कि 2019 में शुरू हुआ, और इंडिया में ये 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इसके जो डिप्लॉयमेंट मोड्स हैं वो NSA, नॉन स्टैंड अलोन और स्टैंड अलोन होते हैं। स्टैंड अलोन जो है वो प्योर 5G है। ठीक है, और नॉन स्टैंड अलोन जो है वो 4G LTE को यूज़ करता है कंट्रोल के लिए, और 5G को डेटा के लिए यूज़ करता है। ठीक है, 3 इसके यूज़ केसेस हैं। एनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड फास्टर इंटरनेट के लिए, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी रिमोट सर्जरी और ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब डिजिटल डिवाइड क्या होता है? देखिए, डिजिटल डिवाइड बेसिकली 2 तरह की पॉपुलेशंस में डिवीज़न होता है। एक तरफ पॉपुलेशन वो आती है जिसे सारी डिजिटल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है,
और सभी तरह के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वो सभी ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो पॉपुलेशन आती है जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, ना तो हायर स्पीड इंटरनेट स्पीड है और या फिर लिमिटेड एक्सेस है, बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है। तो ये जो लाइन है बीच में, ये होती है डिजिटल डिवाइड, यानी कि डिजिटल बेसिस पर पॉपुलेशन का डिवीजन, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी जो कि GSM स्टैंडर्ड था, और ये इसमें इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जो 1G टेक्नोलॉजी थी पहले, वो सिर्फ एनालॉग थी और वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी, और सेकेंड जनरेशन के आने से GPRS और एड्ज टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई जो कि इंटरनेट को भी सपोर्ट करती थी। फिर आई थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी जिसमें WCDMA वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। हाई क्वालिटी सर्विसेज इससे प्रोवाइड की जाती थी। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन 1865 में बनी, जो कि जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। फिर आती है 4G। 4G के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें LTE और WiMAX जो हैं वो 4G रिक्वायरमेंट के क्लोजेस्ट स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। फिर आती है 5G टेक्नोलॉजी। 5G in India was officially launched by the Prime Minister on 1 October 2022 from प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, और ये 6th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। IMC अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश में 5G रिलायंस जियो ने लॉन्च किया उज्जैन से 14 दिसंबर 2022 को, जो कि महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया था। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो उस समय थे मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 6G टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट इंडिया में इसका कोई उतना ज़्यादा नहीं है अभी इफेक्ट, या फिर इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ रिसर्च अभी चल रही है इंडिया में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2030 तक जापान 6G टेक्नोलॉजी को लेकर आ सकता है। फिर WiMAX बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है, लेकिन माइक्रोवेव्स के जरिए, ठीक है। इसे 2001 में WiMAX फोरम ने इन्वेंट किया था। अब लाईफाई टेक्नोलॉजी सेम चीज़ है, लेकिन लाइट के जरिए LED बल्ब्स का इसमें यूज़ किया जाता है, और इसे लाइट फिडेलिटी कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह वाईफाई को वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है, उसी तरह लाईफाई को लाइट फिडेलिटी कहा जाता है। अब वाइट फाई टेक्नोलॉजी या फिर TV वाइट स्पेस टेक्नोलॉजी, ये अनयूज्ड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्पेक्ट्रम जो है उसे यूज़ करता है लॉन्ग रेंज के वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। अनयूज्ड टेलीविजन याद रखना। इसे 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन के दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी जिसे आपने ज़रूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूज़ किया ही होगा। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है, ठीक है, और इंटरनेट एक्सेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। वाईफाई 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वाईफाई कॉलिंग, यानी कि अगर आपके मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर हैं या फिर नहीं भी आ रहे हैं, तब भी आप वाईफाई के ज़रिए कॉलिंग कर सकते हैं, और ये बेसिकली वॉइस कम्युनिकेशन की स्पीड को और कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती हैं उन्हें इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना सिम के भी कॉल कर सकते हैं। आपको सिम की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब वाईफाई से जो वाईफाई कॉलिंग होती है उसके ज़रिए आप किसी से जब बात करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट लून, ये गूगल कंपनी के एक डिवीजन गूगल एक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए इसे लाया गया था। और इसका सीधा फंडा है हीलियम फिल्ड बलून्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर लेयर में है और वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं ये, ठीक है। इस तरह से ये बैलून उड़ते हैं और इन्हें वायरलेस रिमोट तरीके से ऑपरेट किया जाता है, और इनके ज़रिए ही हर बैलून जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है एंटेनास के माध्यम से। अब आते हैं IMC, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 2017 में शुरू हुआ, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ICT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 2025 में 9th IMC हुआ है, और इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये लार्जेस्ट एडिशन था अब तक का, और इसके 6 मेन कंपोनेंट्स थे।
इंटरनेशनल भारत 6G सिंपोजियम, इंटरनेशनल एआई समिट, साइबर सिक्योरिटी समिट, सेटकॉम समिट जो कि पहली समिट थी इंडिया की, IMC एस्पायर कॉम्पिटिशन एंड ओपन एआई API हैकाथॉन। अब इसके की इवेंट्स में इंटरनेशनल भारत 6G सिंपोजियम शामिल है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली सेटकॉम समिट, ठीक है, जिसकी थीम थी स्पेस नेटवर्क्स फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसे डिजिटल डिवाइड को बेसिकली ख़त्म करने के लिए लाया गया था। 23rd भारत टेलीकॉम 2025 और इंटरनेशनल एआई समिट, इसमें इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं। अब 5 पॉइंट्स हैं इसके एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के: कॉम्बैट बायस, प्रोजेक्ट जॉब्स, सेफगार्ड प्राइवेसी, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड लीड विथ एथिक्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग जो आज के समय में बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बेसिकली एक इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, बट उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली और फ्रेजाइल भी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक है, ठीक है। इसके बारे में हम भी पढ़ते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था और 8 साल का इसका पीरियड है एट प्रेजेंट, ठीक है। अब इसकी जो मिशन गवर्निंग बोर्ड है उसके चेयरमैन डॉक्टर अजय चौधरी जो कि HCL के को फाउंडर थे। अब PM साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल का ये एक मिशन है, टोटल 9 मिशन में से एक मिशन ये है इसमें से। क्वांटम कंप्यूटिंग हब जो कि IISc बेंगलुरु में है, कम्युनिकेशन हब IIT मद्रास में, सेंसिंग मेट्रोलॉजी हब IIT बॉम्बे, एटॉमिक क्लॉक्स मैग्नेटोमीटर सेंसर्स के लिए बनाई गई है। मटेरियल्स एंड डिवाइसेस हब IIT दिल्ली में है जो कि क्वांटम मटेरियल फैब्रिकेशन के लिए बनाई गई है। अब इसकी 2 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स 2025 में सामने निकल कर आई हैं। QPI AI जो कि एक बेंगलुरु का स्टार्टअप है, उसने क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड QPI AI की इंडस चिप्स बनाई हैं, प्रोसेसर्स हैं बेसिकली, जो कि 25 क्यूबिट का है, और जो कावेरी क्वांटम चिप है वो 64 क्यूबिट का है। क्यूबिट अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिए, उसके पहले सबसे पहले आपको ज़रूरी है क्वांटम कंप्यूटर समझना, क्या होता है क्वांटम कंप्यूटर। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ। आपका जो रेगुलर कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये है आपका लैपटॉप, कंप्यूटर है आपका, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है बिट्स के फॉर्मेट में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहली क्लास में ही हमने देख लिया था, बिट्स होती हैं 0 और 1, ठीक है। और जो भी इसकी प्रॉब्लम्स, जो भी आप इसे इनपुट देंगे वो आउटपुट देगा, वो बिट्स के फॉर्मेट में ही कम्युनिकेट करता है। ये कंप्यूटर की भाषा है, वो उसे जो समझ में आती है बिट्स के फॉर्मेट में वो अपना सब कुछ करता है। क्वांटम कंप्यूटर्स दूसरी तरफ जो होते हैं, इनकी सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन यूनिट होती है उसे क्यूबिट कहा जाता है। नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स यूज़ करते हैं, इसमें क्यूबिट्स का यूज़ किया जाता है। अब क्यूबिट्स और रेगुलर कंप्यूटर के बिट्स में अंतर इतना है कि बिट्स जो होती हैं नॉर्मल रेगुलर कंप्यूटर्स में, वो या तो एक समय में 0 होगी या फिर एक समय में 1 होगी। क्वांटम कंप्यूटर्स में या तो वो 0 होगी एक समय में, या 1 होगी, या फिर दोनों ही हो सकती है, ठीक है। और ये जो मल्टीपल स्टेट वाली जो एबिलिटी है क्वांटम कंप्यूटर की, इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ। ये है रेगुलर कंप्यूटर और ये है क्वांटम कंप्यूटर। रेगुलर कंप्यूटर जब भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो या तो 0 फॉर्मेट में करेगा या फिर 1 फॉर्मेट में करेगा, ये जो होती हैं बिट्स। क्वांटम कंप्यूटर या तो 0 या 1 या फिर दोनों ही, ठीक है। इतनी सी बात है। और ये जो मल्टीपल स्टेट का एबिलिटी जो क्वांटम कंप्यूटर की है उसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं, यही है, ठीक है। मान लीजिए आप एक भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपने एक रेगुलर कंप्यूटर को बोला कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। यहाँ से, अब ये है एग्जिट, और यहाँ से मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। रेगुलर कंप्यूटर हर एक रास्ते को एक एक करके एक्सेस करेगा, और अगर वो रास्ता बंद हुआ, मान लीजिए ये वाला रास्ता जो यहाँ पर बंद हो जाता है, तो रेगुलर कंप्यूटर वापस आएगा और फिर दोबारा से नए रास्ते को देखेगा, जांच करेगा, और फिर आपको कुछ देर बाद आपका सॉल्यूशन बताएगा। क्वांटम कंप्यूटर इन सभी रास्तों को एक साथ देखेगा और आपको तुरंत एग्जिट बता देगा कि ये है आपकी एग्जिट, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। इतनी सी बात है। और ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसी के साथ साथ
क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, यानी कि उनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा डेलिकेट है ये। इन्हें नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर रखा जाता है, जो कि एक कमरे के बराबर, मान लीजिए एक कमरे जितना बड़ा एक फ्रीज़र है उसमें इसे रखा जाता है, ठीक है। और मतलब महंगा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए इसका जो एट प्रेजेंट जो यूज़ है वो लिमिटेड चीज़ों में ही किया जाता है, यानी कि ड्रग डिस्कवरी में, नई मेडिसिन के लिए, क्योंकि बहुत एफिशिएंटली काम करेगा ये उस फील्ड में, सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए, ऑप्टिमाइजिंग लॉजिस्टिक्स और क्लाइमेट और वेदर प्रेडिक्शंस, जहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट नीड है वहाँ पर ही इसे एट प्रेजेंट यूज़ किया जा रहा है। अब ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटर फास्ट होते हैं, लेकिन हर फील्ड में नहीं होते, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में क्वांटम कंप्यूटर्स फास्ट हैं, लेकिन हर फील्ड में नहीं है, और इसीलिए इनका यूज़ जो है वो हर फील्ड में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इतनी सी बात थी क्वांटम कंप्यूटर, और ये फिज़िक्स की, क्वांटम फिज़िक्स पर, जो क्वांटम फिज़िक्स जो प्रिंसिपल है उस पर काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आई एम श्योर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।